पेट्रोल की कीमतें दिन भर बढ़ती जा रही हैं और पाकिस्तानी अवाम किसी न किसी तरीके से ऑल्टरनेट तरीकों की तरफ राग़िब हो रही है। इससे पहले जब हमने देखा कि बिजली कीमतें बढ़ी तो फिर ऑल्टरनेट सोलर लोगों ने अपने तय पे लगाया और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा बिजली का जो बोझ है वो सोलर के सार्फिन ने उठा भी रखा है। ऐसे ही जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों के गाड़ियां चलाने के, गाड़ियां खरीदने के, किस किस्म की गाड़ी वो प्रेफर करते हैं, इस ट्रेंड में भी तब्दीली नजर आना शुरू हो गई है। पाकिस्तान इस वक्त बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों और आलमी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से दबाव में है, जिसकी वजह से सफर और ट्रांसपोर्ट के अखराजात लोगों और कारोबार दोनों के लिए मुश्किल बनते जा रहे हैं। ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव घरेलू बजट, रोजाना के सफर और गाड़ी रखने के अखराजात पर बराह रास्त असर डाल रहा है। इस सूरत हाल ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान का दरामदी पेट्रोल पर ज्यादा इन्हिसार है, जिससे मईशत बैरूनी झटकों से मुतासिर होती है। इसीलिए अब ऐसे सफरी हल की जरूरत बढ़ रही है जो ज्यादा सस्ते और पायदार हों। इसी दौरान न्यू एनर्जी व्हीकल्स यानी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियां पाकिस्तान में तेजी से तवज्जो हासिल कर रही हैं। ये सिर्फ माहौल के लिए बेहतर नहीं बल्कि खर्च के लिहाज से भी फायदेमंद है। पेट्रोल गाड़ियों के मुकाबले में इन गाड़ियों को चलाने और उनकी देखभाल पर कम खर्च आता है, इसलिए अब लोग गाड़ियां खरीदते वक्त सिर्फ कीमत नहीं बल्कि इसके मजमूई खर्चे को भी देख रहे हैं। ताहम इन गाड़ियों का फैलाव सिर्फ अवामी दिलचस्पी से मुमकिन नहीं होगा। चार्जिंग स्टेशन, आसान फाइनेंसिंग, अवामी आगही, मुकामी तैयारी और मुस्तकिल पॉलिसी जैसे अवामिल बहुत अहम है ताकि पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ तेजी से बढ़ सके। आने वाली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी 2026-2030 के तहत अब इस बात पर गौर किया जा रहा है कि कौन सी पॉलिसियां सरमायाकारी बढ़ा सकती हैं, मुकामी पैदावार को फरोग दे सकती हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ियों को आम लोगों के लिए ज्यादा सस्ता बना सकती हैं। इसी मामले पर बात करेंगे। दानिश खालिक साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर हैं सेल्स एंड स्ट्रैटेजी BYD। बहुत शुक्रिया दानिश साहब, वेरी टाइमली हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं बिकॉज सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूं अब वो भी हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं। कुछ लोग उसको खरीदने के प्रोसेस में हैं और फ्रैंकली मुझे लगता है कि हम जैसे लोग, मैं भी अब इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पे मुंतकिल होना चाहूंगी। लेकिन थोड़ा इसको जरा डायसेक्ट करते हैं। ये बताइए कि ये ट्रेंड क्या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्या हमारी तरह और भी लोग सोच रहे हैं, क्या बड़े पैमाने पर अब सोच में तब्दीली आ रही है कि जी अब रिवायती फ्यूल के तरीकों पर चलने वाली गाड़ियों से हट के दूसरे ऑल्टरनेट सोर्स पे जाना? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का। जी आपने बिल्कुल सही कहा। इस वक्त जो फ्यूल प्राइसेस का जो हाल है जो हमने पिछले 1-2 महीने में देखा है उसकी वजह से जो आम लोग हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, न्यू एनर्जी व्हीकल्स जिसमें प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आती हैं। और हमने भी अपने BYD स्टोर्स पे ये देखा है कि तकरीबन 2 से 3 गुना ज़्यादा हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं। तो इतना लेवल ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है और उसकी वजह ये है कि आई थिंक साथ साथ जो कंज्यूमर है वो भी इन्फॉर्म्ड भी है और हर किसी के लिए वो जो बिज़नेस केस एक होता था ना कि हम खर्चा करेंगे और हम अगर ट्रांजिशन करते हैं एक फॉसिल फ्यूल की गाड़ी से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर, तो अब जो उसकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गई है जब से ये फ्यूल प्राइसेस और इंक्रीज़ हुई हैं। सही। एक तो आपने कहा कि लोगों की इंक्वायरीज बढ़ रही हैं, वो इसके बारे में ज्यादा सवाल कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। एक है लोगों की ख्वाहिश, दूसरा उसमें मार्केट कैपेसिटी। लोग खरीदना चाहते हैं, क्या मार्केट के अंदर इसको यकीनी बनाया जा रहा है कि ऐसी गाड़ियों की सप्लाई उतनी हो। फिर इसके अलावा इसको अभी इम्प्लीमेंट करने में आप स्केलेबिलिटी को कैसे देखते हैं, कितना वक्त लगेगा और क्या इसमें रुकावटें क्या हैं, आसानियां क्या है, प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है? देखिए आपने सही कहा, जहाँ तक लोगों की इन्फॉर्मेशन की बात है वो तो बढ़ ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये डिसीजंस भी ले रहे हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारी गाड़ी है तकरीबन 7-7.5 मिलियन की उसकी प्राइस है, तो वो एक SUV कैटेगरी में आती है। तो ये बिल्कुल कंपेरेबल हो गई है जो इस वक्त फॉसिल फ्यूल की गाड़ियाँ होती हैं। कुछ केसेस में तो ये उससे भी सस्ती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि एक अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी बेहतर हुई है। फॉर एग्जांपल जिस तरह BYD ने कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह के इंट्रोड्यूस कराए हैं। उसके साथ साथ आपने बिल्कुल सही कहा, एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं तो एक रेंज एंग्जाइटी के ऊपर क्वेश्चन आता है। अच्छी चीज़ ये है उस पर कि कुछ कंपनीज़ हैं, जैसे हमारी एक सिस्टर कंसर्न है हबको ग्रीन, उन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि वो पाकिस्तान भर में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे। और हमारी ये कोशिश है कि कराची से पेशावर तक हर 200 किलोमीटर के ऊपर हम एक चार्जर लगा दें ताकि लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा आसानी हो।
दूसरी एक चीज़ जो कि लोगों का क्वेश्चन आता है वो आता है अबाउट द रिलायबिलिटी, और उस रिलायबिलिटी के लिए आप एड्रेस ऐसे करते हैं क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, आपको लोगों को कन्विंस करने के लिए, उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको ये बताना होता है जब आप ये गाड़ी पे कन्वर्ट करेंगे तो आपको उसके लिए सारी सर्विसेज भी मुहैया होंगी। तो हमने उसका एक तरीका ये निकाला कि हमने पहले अपने ही BYD ने अपने ही स्टोर सेटअप करे हैं और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, और अब उस नेटवर्क को भी हम बढ़ा रहे हैं। और उसके अलावा जो एक लोगों का एक क्वेश्चन आता है वो आता है अबाउट कि ये इसकी रीसेल वैल्यू क्या होगी। तो रीसेल के लिए अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये समझ सकें कि जो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें एक बड़ा चंक जो है वो उसकी बैटरी का होता है, और जो BYD की जो गाड़ियां हैं, चूँकि BYD एक प्रीडोमिनेटली एक बैटरी मैन्युफैक्चरर था पहले, तो वो जो वर्टिकल इंटीग्रेशन से जो उनको फ़ायदा होता है वो बैटरी की प्राइसेस भी सस्ती हैं, इस वजह से वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ हैं उनकी प्राइसेस सस्ती हैं, और जो इसकी जो सेफ्टी और यूजेबिलिटी और एफिशिएंसी है वो इतनी ज़्यादा है कि हम BYD ये क्लेम करता है कि तकरीबन 1.2 मिलियन किलोमीटर्स तक ये गाड़ी चलेगी जब जाके इस बैटरी की एफिशिएंसी 80% तक आएगी। तो इन वजूहात के बिना पर जो लोगों के एक सवालात होते हैं अबाउट इनेबलमेंट, तो ये उन चीज़ों को एड्रेस करता है। सही। अच्छा, ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं ना, देखें जब लोग अपने तय तो ये सब रिसर्च भी कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज के तहत इस पे कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी के सपोर्ट के बगैर ये मुमकिन नहीं है। और इसमें क्या सिफारिशात हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, खास तौर पे कि भाई अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल के तरफ जाना है तो गवर्नमेंट को जो अब नई पॉलिसी भी तरतीब देनी है उसमें क्या होना चाहिए? देखें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया अबाउट द पॉलिसी, क्योंकि देखें जब हम पॉलिसी की बात करते हैं ना तो दो बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। एक है पॉलिसी की लॉन्जेविटी और एक है उसकी कंसिस्टेंसी, ताकि जिस तरह BYD आया है, हम अभी एक $150 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक लोकल असेंबली का प्लांट भी लगा रहे हैं। तो अगर पॉलिसी कंसिस्टेंट होंगी और लॉन्ग टर्म होगी तो इस तरह आपके इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट होंगे और ये नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएंगे। उसके साथ साथ जो आपको एक ज़रूरत है, देखें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको ड्यूटीज़ और टैक्सेस ऐसे रखने हैं, इंसेंटिव्स ऐसे रखने हैं, क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है तो लोग इसमें फिर कन्वर्ट कर सकें। तो आपके ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस शुड बी कंपेरेबल, ताकि जो लोकल मार्केट में जो ऑप्शंस हैं आप उनसे कम्पीट कर सकें। और उसके साथ साथ आपको ये ज़रूरत है कि इस वक्त चूँकि थोड़ा सा एक टाइम होता है कि आप यहाँ पे लोकल असेंबली सेटअप करेंगे, लोकलाइजेशन करेंगे, तो आपको गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी होंगी। तो वो जो ड्यूटीज़ और टैक्सेस का सपोर्ट है आपको वो कुछ अरसे तक के लिए, वो जो कम्प्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स होते हैं, जो इंपोर्टेड व्हीकल्स होते हैं नए, उनको भी आपको चाहिए होगा। और आप उसके साथ साथ ये भी कर सकते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें आप CBO इंपोर्ट्स को खोलते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं तो आप उसको टाई इन कर सकते हैं CKD जो लोकल असेंबली है उसकी इन्वेस्टमेंट के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ आके यहाँ पे गाड़ियाँ इंपोर्ट करते रहें और डंप करते रहें। उसके अलावा जो एक चीज़ जिसकी बहुत ज़रूरत है वो है कि एक आपके पास पॉलिसीज़ हों जो कि लोगों को फाइनेंस करने में सपोर्ट कर सकें। हमने एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे आपने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सोलर का भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अपटेक हुआ, क्योंकि वो इस तरह की ग्रीन फाइनेंसिंग पॉलिसीज़ अवेलेबल थी जिसमें अट्रैक्टिव रेट्स पे लोग फाइनेंस करके वो सोलर घर पे अपनी दुकानों पर, अपने बिजनेस पे लगा सकते थे। इसी तरीके से अगर न्यू एनर्जी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आपको अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग अवेलेबल हो जाए तो इसका भी अपटेक बढ़ जाएगा। और हमें ये भी चीज़ देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अगर यूज़ कार्स की हम इंपोर्ट ऐसी खोल दें कि उसमें पुरानी गाड़ियाँ, लेस एफिशिएंट गाड़ियाँ आना शुरू कर दें, तो ना सिर्फ आपका वो जो इंपोर्ट बिल है जिसको हम कर्टेल करने की बात करते हैं, बट जो आपके एमिशंस के टारगेट हैं वो भी नहीं रीच हो पाएंगे अगर ये पुरानी गाड़ियाँ इस तरह आ जाएंगी। तो सो दीज आर द काइंड ऑफ सपोर्ट जो हम जब गवर्नमेंट से बात करते हैं तो हम इस तरह के सपोर्ट की बात करते हैं। अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट भी इन्हीं लाइंस पे सोच रही है। एक पॉलिसी अभी आई थी, न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी पिछले साल, और अब जो नई पॉलिसी ऑटो पॉलिसी आने वाली है, तो हम भी चाहते हैं कि उसमें वो कुछ सपोर्ट जो उन्होंने दिया था वो भी कंटिन्यू हो जाए, और ये जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये फर्दर हमें उसमें हासिल हो सकें। बहुत शुक्रिया। दानिश खालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, नायब सदर सेल्स एंड स्ट्रैटेजी BYD।